ले रहे हैं ज़्यादा हो गया हो गया। चलो समझो नेचुरल डोमेन क्या होता है। अच्छा वो अंतर तो याद है ना, डोमेन जो ओरिजिनलिटी में डोमेन जिसको कहा जाता है वो यहाँ नहीं आता है। यहाँ जो डोमेन आता है वो डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकल करके आता है। ये तो क्लियर है। नेचुरल डोमेन पर नेचुरल आपका नेचुरल बिहेवियर जो होता है दुनिया उसी को कहती है यार, मतलब एकदम तो उसका नेचुरल बिहेवियर, जैसे कहते हैं ना हम लोग पगलाए रहते बड़ा बोल देते हैं, तो मेरा नेचुरल बिहेवियर है, उसमें हमको रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया है। सोचो जिस वक्त आपको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि आप इस दायरे में यही वाला काम कर सकते हैं, वो आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, या कहा जाए कि फोर्सली आपको उस डोमेन पर पटका गया, फोर्सली, तो वो आपका डोमेन होता है। जहां आपको फोर्सफुलनेस के साथ लगाया जाता है वो आपका डोमेन है। लेकिन आप एक नेचुरल डोमेन, लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का है उसकी टेंडेंसी है, उसको कोई भी अपने से बड़ा दिखेगा वो तुरंत उनसे नमस्ते करेगा, पैर छुएगा, उसका नेचुरल, उसकी नेचुरल हैबिट आ रही है। लेकिन एक वो लड़के होते हैं जिनको कहते हैं चाचा है पैर छुओ, आपको चाचा है पैर छुओ कहा गया लेकिन वो नमस्ते ही करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाने वाले। फिर उनको कहा गया काकी है पैर छू, वो काकी से भी नमस्ते ही करेंगे, वो उनका दायरा नहीं है, उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है। फिर थोड़ी देर में कहेंगे ना छू ना कन्मजवा लाल कही देते तुमने तनमा ऐठ क्यों नहीं होगा, तब वो अपने आप पैर छुएगा। अब उसको फोर्सफुली लगाया गया, तो जो फोर्सफुली काम हुआ ये उसका दायरा बन गया, दैट्स द डोमेन ऑफ डेफिनेशन आपका एक्चुअल डोमेन जो यहाँ कहा जाता है। तो नेचुरल डोमेन होता है फंक्शन जिस दायरे में अपने आप को नेचुरली डिफाइंड कर ले, वो दायरा नेचुरल डोमेन होता है। और जब आप फंक्शन को फोर्सफुली किसी दायरे में डिफाइन करवाते हो कि भैया तुम इतने में ही रहोगे, तो वो आपका डोमेन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने लिख दिया फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x, किसी ने ये लिख दिया, बस एक एक्सप्रेशंस लिखा और कुछ नहीं बोला, तो ये एक्सप्रेशंस नेचुरली अपने आप को कहां पर डिफाइन करेगा, नेचुरली सोच करके जवाब दो। fx इज इक्वल टू 2x नेचुरली अपने आप को कहां तक रखता है, fx इज इक्वल टू 2x, कोई भी रियल भर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। नेचुरली अगर देखा जाए तो ये कहता है यार कोई भी रियल नंबर दोगे यहाँ पर हम उसका 2 गुना करके निकालेंगे, कंफर्म है। तो इसकी जो नेचुरल हैबिट आई ना वो इसका कहलाती है नेचुरल डोमेन, नेचुरल डोमेन। इसका मतलब इसका जो नेचुरल डोमेन होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर की लाइन आर होगी। कहा गया आपकी गौर करना, आपकी हम कह रहे हैं fx is an expression 2x which is defined as f be the mapping from closed interval 3-4 से लेकर के r। अभी हरकत क्या हुई, अब उसको बाउंड कर दिया गया कि आप काम तो करोगे लेकिन आपका दायरा बांध दिया गया, आप सिर्फ ओपन क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेकर के किसके बीच में काम करोगे, 4 के। ये कौन आया, ये डोमेन आया, इसको डोमेन ऑफ डेफिनेशन कह सकते हैं। डोमेन यहाँ तो एक ही बराबर चलेगा, ये इसका डोमेन है, लेकिन वास्तविकता में इसका नेचुरल डोमेन कौन था, पूरा का पूरा आर, क्योंकि कोई रोक टोक लगी हुई नहीं थी। आपकी गौर करना, इसी फंक्शन को आपकी कहा जा रहा है कि fx डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट n टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। आपकी नेचुरल नंबर का सेट इसके लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन का। नेचुरल डोमेन नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपने इसको फोर्सफुली कहा कि तुम जब जब काम करना तुम हमेशा किस पर काम करोगे, नेचुरल नंबर पर ही काम करोगे। इसीलिए कहा जाता है जो आप ये डोमेन होते हैं ना इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बोला जाता है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मैन मेड डोमेन होते हैं, मैन मेड जो आप बना रहे हो, जबकि नेचुरल डोमेन जो होते हैं उसको आप नहीं डिजाइन करते, उसको एक्सप्रेशंस खुद अडॉप्ट करता है। वो खुद कहता है यार मैं इतने इतने पर काम कर सकता हूँ, ये मेरी काबिलियत है। तुम्हारी काबिलियत है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों पढ़ने की। मान लो तुमने बीएससी में एडमिशन लिया, वापस अगेन एमएससी पूरा पास आउट हो चुके हो, तुम्हारी काबिलियत ये है कि तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में से कहीं से भी तुमको शुरू किया जाए तुम पढ़ना शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी तुमको फोर्सफुली कहेगी कि अब अगर आपको बीएससी करना है तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ईयर, आपको सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सोचो तुम्हें फोर्सफुली कहाँ पर डिफाइन किया गया, फर्स्ट ईयर। वो मैन मेड डोमेन होता है, तो मैन मेड डोमेन आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन बन जाता है। लेकिन जो आप हैबिचुअली या नेचुरली जो आप एक्सेप्ट करते हो वो आपका क्या कहलाता है, नेचुरल डोमेन कहलाता है। जैसे आपकी देखना दूसरा एक्सप्रेशन fx इज इक्वल टू
1/x-2। नेचुरली कहाँ कहाँ ये काम कर सकता है? पूरे R पर सिर्फ छोड़ करके किसको? दो। तो इसका मतलब इसका जो नेचुरल डोमेन होगा वो होगा R डिफरेंस सिंगलटन, यही इसका नेचुरल डोमेन होगा। लेकिन आप क्या कहते हो? आपने कह दिया fx जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, काम करता है f इज द मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के 4 पर ओपन से लेकर के रियल नंबर के सेट कैपिटल R डिफाइन कर दिया। अब ये कौन है? ये आपके द्वारा थोपा गया डोमेन, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कह दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑलवेज द मैन मेड डोमेन या ब्रूटली मैन मेड डोमेन, कि आपने उसको फोर्सफुली बनाया हुआ है, अदरवाइज वो फोर्सफुली लेने वाला नहीं था। वो कह रहा था सिर्फ 2 को छोड़ दो, पूरा का पूरा रियल नंबर भरते जाओगे, आपको एक एक इमेज देते जाएंगे। तो उसका नेचुरल डोमेन हमेशा एक्सप्रेशंस के खुद के द्वारा बनाए जाते हैं, वो देख करके पता चलता है। और जबकि मैन मेड डोमेन जो होते हैं वो आपके रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या कह सकते हो वो आपके डोमेन। अंतर पता चला? लिखा जाए एकदम, ये बात समझ आई? लिखा जाए? चलो डिफिनेशन में लिखना, हेडिंग पड़ गई है ना, नेचुरल डोमेन। अब बोल रहे हैं लिख लो, लिखना नेचुरल डोमेन इज, लैंग्वेज ये इसलिए लिखना ही रहता है। नेचुरल डोमेन इज basically the x values. Natural domain is basically the x values. Natural domain is basically the x values for which the function is defined. हर वो x आप चुन लो जिसके लिए आपका फंक्शन वेल डिफाइंड है, हर वो x चुन लो, छोड़ने की कोई नीड नहीं है। जैसे r fx = 1/x-2, आपको कह रहे हैं आप सारी वैल्यू x को ले लो जिसके लिए आपका fx डिफाइंड हो। अपने को पता है नीचे 0 चढ़ते ही वो अनडिफाइंड होगा, तो 2 को छोड़ करके हम दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रियल का हिस्सा नहीं है, वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का हिस्सा है, तो उसको तो आप अडॉप्ट कर नहीं सकते हो। तो इसका मतलब आप जितनी x चुन सकते हो, आप पूरा का पूरा रियल नंबर चुन सकते हो, सिवाय किसको छोड़ करके? तो हर जगह पर ये वेल डिफाइंड है। तो यही लिखा गया है, नेचुरल डोमेन इज बेसिकली द x वैल्यूज। ये x की वो सारी वैल्यूज होती हैं फॉर विच, जिनके लिए द फंक्शन इज डिफाइंड। आपका फंक्शन परिभाषित होता है, ब्रैकेट बनाना तुरंत आगे, जैसे डिफाइंड लिखे हो उसके आगे ब्रैकेट बनाना, और ब्रैकेट में लिखना not defined by the question। मतलब ये डोमेन क्वेश्चन नहीं डिफाइन करा, क्वेश्चन तो ऐसा डिफाइन करता है कि f is the mapping from 3 4 to this। अब सोचो जिस दिन फंक्शन ने जिस दिन न्यूमेरिकल ने डिसाइड किया, न्यूमेरिकल ने कहा f काम करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब आपसे पूछा गया क्या fx, ध्यान से सुनना, ये लिखा गया f be the mapping from this to this। आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर आपका fx वेल डिफाइंड ना हो? क्या कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर आपका x वेल डिफाइंड ना हो? यहाँ सब पर वेल डिफाइंड, क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं है। जबकि अगर नेचुरल डोमेन के हिस्से मांगा जाए कि क्या fx हर पॉइंट पर वेल डिफाइंड है, जवाब है नहीं। वो अपने नेचुरल डोमेन में 2 को कभी भी आने नहीं देगा। रोक लग गई? तो यहाँ पर फंक्शन fx ऑलवेज वेल डिफाइंड, ऑलवेज। और जबकि इस दायरे में आ जाओ, रियल वाले दायरे में, तब एक पॉइंट का अनडिफाइंड हो गया कि नहीं? ये फर्क आया नेचुरल डोमेन के और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी? जो डोमेन आप यहाँ देख रहे हैं, जब फंक्शन यहाँ से बात हो रही है, ये जो होता है, ये नेचुरल का काम करेगा, ये डोमेन का काम करेगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का काम करेगा, जिसको आपने बांध दिया। इसके रिस्पेक्ट में नेचुरल डोमेन क्या करेगा? किसके रिस्पेक्ट? नहीं, नेचुरल डोमेन जब देखा जाता है ना, एक्सप्रेशंस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं देखा जाएगा। एक्चुअली आप f को पकड़ पावे, f ने कहा मेरे बारे में जो जो बातें कर सकते हो, क्या क्या कह सकते हो। हमने कहा तुम्हारे बारे में पहली बात तो हम डोमेन करेंगे, लेकिन डोमेन करेंगे तो मैथमेटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डोमेन होगा वो कनेक्टेड स्पेस होगा, अपने अंदर में वेक्टर स्पेस को कंटेन करेगा। उतनी बड़ी बात ना करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ ये कहेगा डोमेन वो होगा जहाँ जहाँ हम वेल डिफाइंड होंगे, जहाँ जहाँ हम वेल डिफाइंड होंगे। फिर ये तुरंत भड़केगा, कहेगा नहीं
डोमेन तो हम ना ये देखेंगे आप हमको क्या दे रहे हो। जो आप हमको दे रहे हो वो मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, और जो हम अपनी मर्जी से स्वीकृत कर रहे हैं कि हम ये भी ले सकते हैं वो मेरा नेचुरल डोमेन होगा। ये मेरी आदतें हैं। कोई हमसे क्या हमको क्या क्या पढ़ा सकते हो, हम क्या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस फाइनल ईयर, 3-5 में से कुछ भी दे दो पढ़ा दो। लेकिन हम किसी कॉलेज को जाएंगे, कॉलेज वाले ने कहा कि आपको केवल थर्ड ईयर की क्लास मिलेगी, एमएससी प्रीवियस मिलेगा, फाइनल मिलेगा, बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम जिस दुनिया में गए उस दुनिया ने हमको फोर्सफुली डिफाइंड कर दिया कि आप 3 दायरे में रहोगे। तो हम दुनिया से क्या कहेंगे, मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन है थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर एमएससी और फाइनल ईयर एमएससी, यही मेरा डोमेन है। लेकिन ये उस कॉलेज के रिस्पेक्ट में है। नेचुरली हमसे कोई पूछे क्या इंटर पढ़ा सकते हो, जवाब हाँ यार पढ़ा सकते हैं। जो आदमी बीएससी एमएससी पढ़ा सकता है वो इंटर भी पढ़ा सकता है। तो नेचुरली देखा जाए तो हम सबसे छोटका ही क्लास की गणित से लेकर के अपर लेवल एमएससी फाइनल तक की पूरी गणित अडॉप्ट कर रहे हैं। ये मेरा नेचुरल डोमेन होगा, नेचुरल डोमेन। लेकिन जब सामने वाला हमको फोर्सफुली कह रहा है नहीं यार तुम इसी क्लास को पढ़ाओ, तो वो मेरा कौन होगा, वो मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा। और नॉर्मली हम लोग उसी को डोमेन बोलते हैं। नॉर्मली अंतर है, अंतर हम पहले बताते हैं। इम्प्लाइड डोमेन भी अभी एक चीज होती है, वो भी अलग होता है। इसीलिए ना नेचुरल डोमेन को कभी कभी ये कहा जा सकता है, नेचुरल डोमेन इज द मैक्सिमम, सॉरी उल्टा नहीं, ऑल पॉसिबल नहीं, ऑल पॉसिबल की वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे लैंग्वेज नहीं आ रहा है। नेचुरल डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स वेयर फंक्शन इज वेल डिफाइंड। अगर पॉसिबल की वर्डिंग इस्तेमाल करें और अदरवाइज कहा जाए तो कहा जाए नेचुरल डोमेन इज द लार्जेस्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। जो सबसे बड़ा डोमेन होगा वो आपके फंक्शन का नेचुरल डोमेन बनेगा। सबसे बड़ा डोमेन कि आप जो कुछ भी दे रहे हो उसी बड़े वाले हिस्से को देख करके दे रहे हो, क्योंकि डोमेन में आप एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रखोगे जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन होने वाला ना। इसीलिए चाहे कहो पॉसिबल इनपुट का कलेक्शन आपका नेचुरल डोमेन होता है, और चाहे कहो कि वो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट लोगों का कलेक्शन आपका नेचुरल डोमेन बनेगा जिस पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना है। बहुत बारीक सा अंतर है बस। एक में आपको खुली छूट दी जा रही है, आप अपनी मर्जी से पॉइंट करोगे। एक में आपको बाउंड किया जा रहा है, आप यही काम करोगे, इसके अलावा नहीं करोगे। तो कह सकते हो विद रेस्ट्रिक्शन कुछ मिलेगा तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मिलेगा, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस खुली छूट दे दी गई कुछ भी कर लो तो वो कौन होगा, नेचुरल डोमेन। आम बोलचाल की भाषा में सीधा सा यही लाइन ना। कोई नॉर्मली पूछे ना कि आप कैसे दोनों का अंतर पैदा करो, तुरंत कहते यार जितना हैबिचुअली चुन सकते हैं वो सब मेरा नेचुरल डोमेन है, जितना आप कहोगे काम करने के लिए वो मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, क्योंकि नौकरी आपके यहाँ किए हैं, काम आपके हिसाब से करेंगे, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड है। बंदे अपने जब तक कॉलेज आ रहे हो पढ़ने के लिए, कॉलेज आ रहे हो तो पता चलता है भैया सूट बूट पहन लो, ठीक, उसके बाद फिर जीन्स का पैंट पहन लो, फॉर्मल कोई कपड़ा पहन लो, जूते चप्पल कुछ पहन लो सही सलामत। अब अपने घर पे हो तो बरमूडा पहन लिए, बनियान पहन लिए, घूम रहे पूरे घर में। लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते ना बनियान पहन लिया, बरमूडा पहन लिया, रफ यहाँ पीछे खोस लिया और चले आए कॉलेज, ये तो नहीं हो सकता। ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है, वो आपका नेचुरल डोमेन है। तो नेचुरल में आज़ादी है, रेस्ट्रिक्टेड में नाम ही लगा है रेस्ट्रिक्टेड, आप बंधे हुए, उसके ऊपर नहीं कर सकते। 5-10% एक ही बात बार बार दोहराई गई है, कुछ नया नहीं हो रहा है। हाँ, तो ब्रैकेट में जो लिख रहे थे, ब्रैकेट के अंदर में लिखना नॉट डिफाइंड बाय द क्वेश्चन कॉमा बट डिफाइंड बाय द फंक्शन इटसेल्फ, बट डिफाइंड बाय द फंक्शन इटसेल्फ। नेचुरल डोमेन क्वेश्चन से डिफाइंड नहीं होता, उसको दिया गया फंक्शन खुद डिफाइंड करता है कि हम ये होने वाले हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देना, आप पूरा मिला लो जो कुछ भी लिखा गया है। नेचुरल डोमेन इज बेसिकली द एक्स वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ब्रैकेट नॉट डिफाइंड बाय द क्वेश्चन बट डिफाइंड बाय द फंक्शन इटसेल्फ। ये क्वेश्चन के द्वारा डिफाइंड नहीं होता, इसको फंक्शन खुद को ही डिफाइंड कर देता है। हम इस जगह पर डिफाइंड है, बाकी जगह पर अनडिफाइंड है। क्लियर है ना? लाइफ चेंज कर सकते। डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हेड नहीं है, वैसे लिखो डोमेन थ्योरी है, डोमेन और अथवा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इज मैन मेड, इज मैन मेड, ये पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इज मैन मेड, यू कुड से, आप कह सकते हो यू कुड से,
आप कह सकते हो कि डोमेन या जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है वो पर्सन टू पर्सन की वजह से बनाया जाता है। सर मैन मेड यू कुड से, मतलब इसकी हिंदी पढ़ी जाए तो आप कह सकते हो, यू कुड से को पहले बोलो, आप कह सकते हो कि डोमेन या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन किसी पर्सनालिटी के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल डोमेन किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। गर्म पानी का स्रोत नेचुरली बनता है। पानी जहाँ पर भी गर्म पानी निकलता है, जैसे कई कई कुंड पे गर्म पानी होता है, वो नेचुरल है, वो आप उसको किसी आदमी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अपने घर में गर्म पानी का कुंड बनाते हो, आप कहते हो एक तो बड़ा सा टब लेकर के आएंगे जिसमें करंट नहीं दौड़ेगा, उसमें गीजर डाल देंगे और उसके बाद वो गर्म पानी का हो जाएगा। तो ये आप बना रहे हैं, ये आपका बनाया है, ठीक। अब जो नेचुरल बना हुआ है, ऑलरेडी गर्म पानी का स्रोत जो नेचुरली बना हुआ है, उसमें कोई चला जाए कन्नी वसूली लेकर के कहे हम इसको और सजा करके रख देंगे, और सजा करके, तो वो क्या करेगा ना, वो एक एरिया काट देगा, इधर शुद्ध पानी जो आज भी बन रहा है, और एक एरिया काट दिया जिसमें लोग बैठ करके नहा रहे हैं। तो अब ये जितना रेस्ट्रिक्टेड कट गया ना, ये आपका कौन हुआ, ये मैन मेड हो गया। अब बाकी पूरा का पूरा देखोगे तो वो कौन हो गया, वो नेचुरल बना। सिंपल से, इसीलिए उसके नाम में आ गया नेचुरल। फिर लाइन चेंज करके लिखना, इट प्लेस्ड, इट का मतलब कौन, डोमेन या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। इट प्लेस्ड बाय द क्वेश्चन, इट प्लेस्ड बाय द क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा, प्लेस्ड, प्लेस्ड रखना, PLACED, इट प्लेस्ड बाय द क्वेश्चन, और अथवा बाय अ प्रीवियस पार्ट, और by a previous part to the question, by a previous part to the question which stabilized a restrictions, which stabilized a restrictions। जैसे याद करो, कुछ कहीं पर हम लोगों ने एक स्टेप फंक्शन लिखा हुआ था, एक स्टेप फंक्शन लिखा, जैसे किसी ने कहा ना fx इज इक्वल टू 2x + 1 when x greater than or equal to 2 less than or equal to 4 and it is 4 when x is equal to 1। लिख दिया किसी ने ऐसा, उसने कहा fx की वैल्यू 2x + 1 होगी जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, यानी क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 तक चलेगी, और इसकी वैल्यू x = 5 पर एग्जैक्टली कितनी होगी, 5 एग्जैक्टली, सॉरी 4, ऐसा कहते हैं। नॉर्मली देखो, ये क्या किसी को छोड़ने को तैयार है, नॉर्मली वैसे ही, नेचुरली ये कौन है, नेचुरली ये है fx = 2x + 1 और कितना, नेचुरली तो ये, ठीक। क्या ये एक भी रियल नंबर अपने अंदर में भरने से इनकार कर रहा है, कुछ भी भर दो आप, जो मर्जी आपकी आपको भर सकते हो। आप यहाँ 2 भरो, 2 भरो, 2 दूनी 4 1 5 मिलेगा, मिलेगा। 3 भरो तो 3 दूनी 6 1 7 मिलेगा। ये 4 तो है, कुछ वैल्यू है, वो भी कह रहा है कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। हुआ, नेचुरली क्या नजर आ रहा है, आप कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो, चाहे जो रियल नंबर हो। लेकिन जैसे आपने बाउंड किया कि x बिलोंग करना चाहिए 2 से लेकर के कहाँ तक, 4, और x = कितना, 5। अब इस फंक्शन का हमको डोमेन कोई बताएगा, इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन होगा क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के 4 तक, और यूनियन कौन हो गया, क्योंकि x की वैल्यू बस इतनी दूर तक दौड़ सकती। ये क्वेश्चन के द्वारा बनाया गया है, इसको मैन मेड डोमेन कहा जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहा जाएगा। जबकि नॉर्मली ये कहता है आप यार कुछ भी भर दो, हम वेल डिफाइंड है, 2x + 1 दे देंगे, या तो 4 दे देंगे, या तो 2x + 1, कोई रोक टोक नहीं। फर्क पता चला, 3 चीजें सामने आई। पहला कौन, सबसे पहले डोमेन, वो सबसे जनरल चीज है, और जो हम लोग डोमेन चिल्लाते हैं ये वो नहीं। दोनों का कॉन्सेप्ट जमीन आसमान का अंतर है। वो कनेक्टेड स्पेस की बात करता है, यहाँ हम लोग फंक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पर डिफाइन करते हैं। अगला कौन आता है, नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन उन सारे इनपुट का कलेक्शन होता है जो जो इनपुट आपके फंक्शन को वेल डिफाइंड किए रहते हैं।
फिर एक आता है आप नेचुरल को भी काट देते हो, कहते हो इतने में ही डिफाइंड हो गए। ये इंटरवल कटा तो किसमें से कटा? रियल की दुनिया से ही तो कटा। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा इनपुट का कलेक्शन था उसमें से आपने एक टुकड़ा निकाल दिया, सबसे बड़े इनपुट के कलेक्शन से। जानते हो एक्स को दुनिया कहती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को दुनिया कहती है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो आपका सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कलेक्शन आता है जिस पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना रहता है, वही आपका नेचुरल वेरिएबल। लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इनपुट कलेक्शन, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इनपुट कलेक्शन नोन एज द नेचुरल डोमेन। और बाकी उसका एक पार्ट जो होता है, डोमेन इज द ऑलवेज सबसेट ऑफ, डोमेन इज द ऑलवेज सबसेट ऑफ नेचुरल डोमेन। ये याद रहेगा, ठीक? मर्जी हो कहीं पार्टनर पर लिख देना। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वर्डिंग करना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ नेचुरल डोमेन। Restricted domain always be the subset of natural domain. अब एग्जाम्पल लिखना, नेचुरल डोमेन का एग्जाम्पल है और दोनों अंतर बताएंगे। नेचुरल और फोर्सफुली आप जो डोमेन बनाते हो, एग्जाम्पल for fx is equal to x minus 2 x minus 3, ये for fx is equal to x minus 2 x minus 3, ठीक? has a natural domain, has a natural domain। बोलो इसका नेचुरल डोमेन क्या होगा? पूरा पूरा आर एज अ नेचुरल डोमेन कहता है। पता है वही एक फंक्शन अपना नेचुरल डोमेन कुछ और दिखाता है, और जैसे आप उस फंक्शन को टच करते हो और आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालते हो, तुरंत वो सिकुड़ जाता है अपने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के दायरे में। अब वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। बट इफ इट इज गिवन, लेकिन अगर ऐसा दिया गया है, बट इफ इट इज गिवन fx इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक? वेयर x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 5 से लेकर के 10 तक, बांध दिया 5 से 10 तक के बीच में x की वैल्यू रहेगी, तो fx ऐसा होगा। बाउंड हो गया कि नहीं? अब ये कौन होगा? वो क्लोज इंटरवल 5 से 10, वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा। 5 to 10, then restricted domain और अथवा डोमेन इज क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के 10 तक, ये बताएगा। Let the function f defined from capital D to real number set capital R, और एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया है fx is equal to log base 5 of log base 1/3 of log base 8 of 2x plus 1, ये रहा, ठीक। इसके लिए नेचुरल डोमेन कैपिटल D दिया गया है, लिखा गया where capital D is the natural domain of our function f if capital S represent, अगर कैपिटल S रिप्रेजेंट करता है किसको? the sum of the absolute value of इंटीजर्स फ्रॉम कैपिटल डी। जो आपका नेचुरल डोमेन कैपिटल डी आ रहा है उसमें जितने इंटीजर दिखाई दे रहे हैं उन सारे इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड ले लो। यानी अगर नेचुरल डोमेन में कोई नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो उसका भी क्या ले लो? मॉड ले लो।
तो कुल मिला के आपको सबसे पहला काम ये करना है, बाकी कुछ ना करो, सबसे पहला काम ये करना है आपको इस फंक्शन f के लिए क्या कैलकुलेट करना है, नेचुरल डोमेन। एक बार नेचुरल डोमेन तुमको मिल गया तो नेचुरल डोमेन के अंदर तुमको तलाश करनी है किसकी, इंटीजर्स। मिला, नेचुरल डोमेन पहले निकालो, फिर नेचुरल डोमेन के अंदर से किसको निकाल लो, इंटीजर। डजंट मैटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कह रहे हैं then the value of capital S is, और कैपिटल S है कौन, S represent the sum of absolute value। मान लो इसके अंदर x1 x2 x3 x4 ये इंटीजर आ गए। अगर ये इंटीजर मिला तो सब के ऊपर क्या बैठा दो, मॉड। सब एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, इनको आपस में ऐड कर दो, जो आएगा वो आपका कैपिटल S। तो पूछ रहा है कैपिटल S इज 4 5 6 नन ऑफ दीस। न्यूमेरिकल समझ में आया? वापस सुनना, एक फंक्शन f को डिफाइन किया गया जहां fx बराबर लिखा गया है log base 5 of log 1/3 log 8 2x + 1। ये आपका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशंस का आपको नेचुरल डोमेन कैलकुलेट करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, एक बार आपको नेचुरल डोमेन मिल गया तो नेचुरल डोमेन के अंदर में जितने इंटीजर हैं सबको खींच करके बाहर निकालो। तीसरा काम, जितने इंटीजर आपके हाथ में आए हुए हैं सबका आप मॉड निकालो। हो गया, सबको ऐड कर दो, दैट्स द कैपिटल S। आपसे यही इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मॉड पूछो, सॉरी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम पूछ रहा है कि कितना निकल करके आएगा। भावार्थ इसके समझ आए? करना क्या है, करना सबसे पहला काम है नेचुरल डोमेन की तलाश। मतलब वो सारे x इकट्ठे कर लाओ जिन x पर ये लिखा गया एक्सप्रेशंस ऑलवेज वेल डिफाइंड होगा, सब इकट्ठे कर लाओ। उसने फिक्स नहीं किया, दी आप निकालो, खुली छूट दे दिया। ये याद रखना, जब इस तरीके का एक्सप्रेशंस लिख दिया जाए, जैसे हमने सिंपली लिख दिया fx इज इक्वल टू कितना 4x + 3, सिंपली लिख दिया, तो इसका मतलब हमने आपको दायरे में नहीं बांधा। आप हर वो x बटोर करके लेकर के आओ जो x इसको वेल डिफाइंड बनाए रखे, हर वो x लेकर के आओ, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा, वो आपका नेचुरल डोमेन। तो सेम कंडीशन इसका नेचुरल डोमेन कर देगा। चलें शुरुआत करें। लिखा जाए, लिखना सॉल्यूशन में, ध्यान से बात समझना। लिखो fx will be well defined, fx will be well defined when fx उस दिन well defined होगा जिस दिन, इधर वापस सुनना, सबसे पहला काम तो ये करो ना, जिस दिन ये अंदर वाला क्या रहे, अंदर वाला ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, जिस दिन ये ग्रेटर देन 0 रहेगा उस दिन ये फैक्टर वेल डिफाइंड होगा। तो ये वेल डिफाइंड होगा, ये वेल डिफाइंड। क्लियर है? वापस सुनना, फिर से बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज जो सामने नजर आती है वो ये है कि इस पूरे के पूरे टुकड़े को वेल डिफाइंड होने के लिए अगर अंदर की तरफ से देखें तो पहले इसको क्या होना पड़ेगा, एक बार। दूसरी बात सुनना, सिर्फ इनके वेल डिफाइंड होने से काम भी चलने वाला नहीं है। अपने को ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है जिस पर लॉग बैठा है, ये भी हिस्सा कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। जब अंदर वाला भी वेल डिफाइंड, ये पूरा एक्सप्रेशंस भी वेल डिफाइंड होगा, तभी जाकर के हम कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन fx कैसा होगा, वेल डिफाइंड। तो दो बातें लिखी जाएंगी, पहला 2x + 1 ग्रेटर देन 0, और दूसरा लिखा जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी, ये भी ग्रेटर देन कितना, 0 लिखा जाए। चलो शुरुआत करते हैं। fx will be well defined when, सबसे पहले लिखते हैं 2x + 1 greater than 0, when 2x + 1 greater than 0 and, और इसके साथ ही साथ अंदर वाला एक्सप्रेशन देखना, log base 1/3 of log base 8 of 2x + 1 confirmly greater than 0, इक्वल टू नहीं होना चाहिए log 0 की वैल्यू, log 0 ये कौन 0 पर ग्राफ कहाँ भाग रहा है, इसीलिए
माइनस अब आई बात समझ। चलो बारी बारी पहले इनको सॉल्व करो। इससे क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट, ये तो एक बार में ही सरेंडर कर दिया, x इज ग्रेटर देन -1 अपॉन, क्लियर है? यहाँ से डोमेन तय हो चुका है x का, यानी दिस इंप्लाइज x का दायरा है, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1/2 से लेकर के कहाँ तक? सही है गलत? अब कुछ नहीं करें, पहले चेक कर लो सही है गलत। इधर के लिए, इधर के लिए सही है, -1/2 से इन्फिनिटी। अब इधर एंड इन पर आना, ये 1/3 पहले भाग करके यहाँ गया, क्या लिखा जाए? बोलो क्या लिखे? ये 1/3 उधर चला गया, log बेस 8 2x + 1 कितना लिखे? ग्रेटर देन 1। बेस देखो, बेस 1 से कम है, बेस अगर 1 से कम है तो तुरंत इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। याद आया? लॉगरिथमिक पढ़ाते वक्त बाकायदा इस पे चर्चा की गई, क्यों ऐसा होता है ये भी किया था। नेगेटिव बेस के लिए भी एक वर्डिंग लिखी गई थी, अगर याद ना हो तो हम याद दिलाएं। नेगेटिव अगर बेस हो गया तो वो पानी में खड़ी भैंस कब धोखा देगी, याद नहीं? याद आया ना? नेगेटिव बेस जब आएगा तब दिक्कत है, और बेस 1 से कम आएगा तो तुरंत इनइक्वालिटी का साइन पलट देना। इतनी बातें क्लियर हैं? अगला देखना एंड आपकी फिर इस 8 को यहाँ लेकर के जाओ तो कितना बना? 2x + 1 कन्फर्मली लेस देन कितना? 8। सही? ये 8 इधर गया, 8 की पावर 1, 8 की घात 1 का मतलब कितना? 8, यानी कि फिर यहाँ से एंड आपकी बोलो 2x लेस देन कितना? 7। तो एंड x लेस देन कितना? 7/2। क्लियर हुआ? यहाँ से x कितना मिला? x बिलोंग टू -∞ से लेकर के 7/2 ओपन, -∞ 7/2 ओपन। एक था कंफ्यूज वो तो बताओ, अभी तो खड़े हैं अपनी जमीन पर। कहाँ से? वो वीडियो कहाँ से नहीं समझ में आया? शुरू से दिस और दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस। बिल्कुल। अच्छा ये अभी पढ़ा रहे हैं, कहाँ से नहीं है दिक्कत? थोड़ी दिक्कत कहाँ से आई? यहाँ इससे सुनो, रूल याद करो। जब हम लोग लिखते थे ना log x बेस 15 ग्रेटर देन 2, अगर ऐसा कहीं है इसको इधर ले जाते थे तो ये हो जाता था x इज ग्रेटर देन 15 की घात 2। लॉग में सारी चर्चा लॉग में हम लोग कर चुके हैं, तो वही काम हमने यहाँ किया। पहले बेस 1 से कम था, पहले 1 से कम था, इसको उधर भेजे तो सोचो क्या हुआ? 1/3 की पावर 0, और 1/3 की पावर 0 कितना? किसी 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 की पावर 0 1। पहले आप नंबर हाँ, 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट मिला, तो किसी की पावर 0 का मतलब 2, या तो 1 या तो इंडिटरमिनेट। ये बात याद रखना। नेगेटिव की पावर 0 ऑलवेज 1। फिर से बाकी दुनिया में किसी भी नंबर की पावर 0 चढ़ा दिया 1 होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 अपनी खोपड़ी पे लदेगा तो इंडिटरमिनेट करेगा। एक आदमी अपनी खोपड़ी पे चढ़ जाए खुद यूनिवर्सल सेट यही तो है, अपनी खोपड़ी पे चढ़ा। रसेल पैराडॉक्स क्या कहता है? रसेल कहता है जिस वक्त आप एक सेट बनाते हो आपको एक ऑब्जेक्ट तुरंत मिलता है, यानी वो सेट खुद जो अपने ही अंदर एज एलिमेंट कंटेन नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट इसको उल्टा करता है। यूनिवर्सल कहता है हम सारे लोगों को तो रखेंगे, खुद को भी एज एलिमेंट अपने अंदर में रखेंगे, तो अपनी खोपड़ी पे चढ़ा, इसीलिए दुनिया उसका वजूद भी नहीं मानती। 2 हिस्से में बटा है वो, ठीक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आधी दुनिया इस बात में बटी है यूनिवर्सल सेट नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं।
हाँ एकता 1/3 की पावर 0 कितना होगा 1, इधर 1 लगा, लेकिन बेस 1 से कम था तो इक्वलिटी का साइन पलट गया, ग्रेटर देन था तो कितना होगा लेस देन। अब की 8 को उधर लेके जाओ तो 8 की घात 1 कितना 8, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ एंड 2x + 1, अरे दिक्कत तो वैसे ही है, ये 8 की घात 1 अभी तो 8 आएगा, इसका मतलब एंड बोलो 2x लेस देन, एक को उधर लेके जाओ 7, तो एंड x लेस देन 7/2, यानी कि x बिलोंग टू कितना ओपन 7/2 से कम कुछ भी तो -∞ तक गिर रहे हैं 7/2 पर ओपन। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है x बिलोंग टू -1/2 से लेकर के कहाँ तक इन्फिनिटी। जरा रियल नंबर की लाइन पर इनको पटक करके भी है देखो, देखने से क्या कोई मतलब नहीं, लेने को इंटरसेक्शन तुरंत आ चुका है, हाँ वैल्यू ले लो सिंपल -1/2 से 7/2। ऐसे अगर देखना चाहो जिनको दिक्कत हो, प्रीति है हाँ ये मौजूद -1/2 इन्फिनिटी, प्रीति -1/2 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से लेकर के कहाँ तक दौड़ेंगे इन्फिनिटी तक दौड़ गए, ठीक, ये तो इसका दायरा, इसका दायरा -∞ से लेकर के 7/2, तो यहाँ देखना -∞ से लेकर के ऐसे ऐसे करना, चलते 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 रुकेंगे कहाँ 7/2, हाँ 3.5, 7/2 रुक गए। अब गौर करना 2 बार कटिंग कहाँ आई, ये इसी दायरे में, तो इसका मतलब x बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल -1/2 से लेकर के 7/2, इंटरसेक्शन मार दो दोनों का, so x belong to open interval -1/2 से लेकर के 7/2 ओपन, और यही आपका नेचुरल डोमेन है कैपिटल। इतनी दूर की आप कोई वैल्यू उठा लो, आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना रहेगा, कोई किचकिच नहीं इसमें, क्लियर है ये। अच्छा अब बारी आती है ना, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को अब इसमें से इंटीजर का झुंड इकट्ठा करना है, तो सोचो -1/2 से लेकर के, सुनना ध्यान से, -1/2 से लेकर के 3.5 तक दौड़ने में आपको कई इंटीजर टकराएंगे। सबसे पहले आधे से आगे जाओगे तो 0 टकराएगा, 0 1 2 3, पहला इंटीजर 0 टकराएगा, इसके बाद अगला इंटीजर कौन टकराएगा 1, फिर अगला 2, अगला 3 और 3.5, इतने ही इंटीजर टकराएंगे। टोटल कितने 4 इंटीजर, 3 उंगली से 4 मार 4 इंटीजर टकराएंगे, चारों का मॉड लेकर के ऐड करो, चारों का मॉड लेके ऐड करो, लैंग्वेज लिखना है इंटीजर, इंटीजर इंटीजर बिटवीन -1 to 7/2, integers between -1/2 to 7/2 are 0 1 2 3, so इसलिए कैपिटल S is equal to mod of 0 plus mod of 1 plus mod of 2 plus mod of 3, 3 2 5 6, ऑप्शन कौन सा बाकी सब समझ के करो, अच्छा न्यूमेरिकल है। अब ऐसे देख लो तो एक बार घबरा दो, पूछ क्या किया, ईमानदारी से कहना ना समझ में आया न्यूमेरिकल किया गया ना, तो फील क्या आएगा, फील आएगा हाय माई हाय बप्पा, हाँ क्या त्राहिमाम खाली बस रेंज निकालने में होता है, रेंज निकालने में ना कभी कभी टीचर से भी ऐसा न्यूमेरिकल टकरा जाता है जब वो भी त्राहिमाम कर जाते हैं, क्या हाँ कौन सा मेरा वाला कौन सा
साइड पे कलिया वाला ना, हाँ कल वाला, तभी पढ़ाएंगे कलिया निकाल देते भैया, -1 से 1 तो लास्ट में जब पढ़े तो वही नेचुरल डोमेन के बाद ये हो चुका है। लिखना है, एक दिन कुछ बातें कही गई थी, उन्हीं को लिख रहे हैं तकरीबन। बोले लैंग्वेज बोले, लिखना नॉट एवरी फंक्शन can be represented by graph. Not every function can be represented by graph. आप दुनिया के हर फंक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। Not every function can be represented by graph. तुरंत एग्जाम्पल में देना, एग्जाम्पल लगा देना। बोले द डिरिचलेट फंक्शन, वैसे डिरिचलेट है नहीं, ये डिरिचलेट है नहीं, कहा जाता है डिरिचलेट, एक दिन और भी बताया। लिखा भले हम लोग ये लिखते भले डिरिचलेट है और पढ़ते पढ़ते आदत पड़ गई डिरिचलेट की, लेकिन है ये डिरिचलेट, पूरे नहीं लिखे, खाली डिरिचलेट एच भी साइलेंट मार दिए। लेकिन ना वही है टेंडेंसी जो चली आई है और जो परिपाटी चल रही है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिरिचलेट, क्योंकि हम लोग नवाब हैं, सुधरने वाले तो है नहीं। डिरिचलेट यही तो खराबी हुई। एल हॉस्पिटल रूल जो हम लोग कहते हैं, DL हॉस्पिटल रूल, वास्तविकता में हॉस्पिटल है, उनका नाम था ये हॉस्पिटल। और जानते हो खराबी कहाँ से बनी? खराबी बनी इसको पढ़ाने के तरीके से, पढ़ाने के तरीके से लोग हॉस्पिटल कहते हुए हॉस्पिटल उनको ज़्यादा अच्छा लगा तो एक वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम टीचर एक वर्डिंग इस्तेमाल करता है कि जब आपका फंक्शन 0/0 ∞/∞ फॉर्म ले ले तो ये फंक्शन की बीमारी होती है कि उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया उस पॉइंट पर। तो जैसे ही ये हुआ तो जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बस वो एक लॉजिक था और इनके नाम की बर्बादी है। अब वास्तविकता में वो एक लॉजिक, पता नहीं कौन सा टीचर उस लॉजिक को उठाया होगा, जिसने पहली बार उठाया ये बातें सुन करके, जैसे हमने बोला ना ये एक बीमारी है इसको अस्पताल ले जाओ और तब तक अस्पताल से ना निकालो, सुई चोकते रहो जब तक कि वो ठीक होकर के ना आए, तब तक उसको रखते हो। तो इसमें सुई चोकने का मतलब क्या है? ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। और बस यही समझाने के चक्कर में हॉस्पिटल बर्बाद होकर के हॉस्पिटल बन गए। ऐसे ही किसी दिन गणित का कोई नाम CPU बन जाएगा, CPU नहीं ICU नहीं। लिखना एग्जाम्पल लिखो, द डिरिचलेट फंक्शन डिफाइंड एज, ये इस तरीके से डिफाइन होता है। fx की वैल्यू हमेशा 0 आएगी जब आप x को रेशनल नंबर भरोगे, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी जब आप x को इरेशनल भरोगे। दैट्स द डिरिचलेट फंक्शन। fx is equal to 0 when x is क्या होगा? नेचुरल, सॉरी रेशनल। जब रेशनल होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी, इरेशनल पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। क्लियर है? इसको बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। आगे लिखना, कैन नॉट बी ग्राफ, कैन नॉट बी ग्राफ, कैन नॉट बी ग्राफ। अच्छा, सोच करके बताओ क्यों नहीं खींचा जा सकता? इसको देखो और सोच करके बताओ। हम रोक रहे हैं वीडियो, अभी जवाब निकल कर जाएगा। ट्राई करो इसको खींचने का। ठीक, 0 से स्टार्ट करें, 0 से सबसे पहले भर दिया x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू 0। पहले बताओ 0 रेशनल या इरेशनल? रेशनल। रेशनल पर जवाब भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तय बात है। तो
जीरो भरोगे तो यही वर्ड बराबर होगा, कहीं जाने वाले। अच्छा, जीरो के बाद कौन आएगा? जीरो के बाद कौन आएगा? जीरो के बाद, ध्यान से सुनना सवाल, जीरो के बाद रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा? आएगा क्या ये बताओ? रेशनल, इरेशनल। जीरो के तुरंत बाद क्या आएगा, रेशनल या इरेशनल? अरे काहे नहीं पता? पहले जीरो को डिसाइड करो। पूरी नंबर लाइन ना बस एक बात कहती है, हम रेशनल, तो मुझसे सटा जो बैठा होगा वो कौन? इरेशनल। और इरेशनल के तुरंत बाद कौन आएगा? रेशनल। ये अल्टरनेटिव चलते रहते हैं। अगर आपने रेशनल पर कदम रखा है तो अगला तुरंत कौन मिलेगा? इरेशनल। और अगर आपने इरेशनल पर कदम रखा है तो उसके तुरंत आगे पीछे से बगल बगल लगे होते हैं वो कौन होते हैं? इरेशनल। क्लियर हुआ? तो नंबर लाइन जैसे ही खींचेगी आप जीरो पर आओगे, जीरो कहेगा ये मेरे ठीक बगल में यहाँ जो बैठेगा ना वो कौन होगा? इरेशनल होगा। और मेरे ठीक बगल में यहाँ जो बैठेगा वो भी कौन होगा? इरेशनल। और ये नंबर जो इरेशनल है ये कहेगा मेरे ठीक बगल में जो बैठेगा वो कौन होगा? रेशनल। और इसके ठीक बगल में जो बैठेगा वो कौन होगा? रेशनल। लेकिन जीरो के जस्ट बाद का इरेशनल कौन बताएगा? जीरो के जस्ट बाद का इरेशनल कौन बताएगा? पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं बता सकते हो कि किसी नंबर 1 के तुरंत बाद आने वाला इरेशनल कौन होगा, चाहे कभी नहीं बता सकते। जैसे किसी ने कहा 1 के बाद 1.000000098983252 कह दिया किसी ने, ये आएगा तो तुरंत हम कहेंगे एक ये और एक ये है ए, ये है बी, दोनों रियल नंबर हैं। और दो रियल नंबर के बीच में कुल कितने रियल नंबर? यानी इन दोनों के बीच में भी अभी कितने हैं? आप यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करके ये सोचे कि मैंने पहला नंबर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन तुरंत पता चलता है आप दोनों की भीड़ में डेंसनेस की प्रॉपर्टी है कि उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर भरे पड़े हैं। और सोचो इनफाइनाइट भरे पड़े हैं तो उसमें रियल रेशनल दोनों शामिल मिला। तो जीरो के जस्ट बाद जो x आएगा वो आप ही नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो आप ग्राफ क्या खींचोगे? आपकी कलम बंदी पड़ेगी। तो उनका जवाब सही था कि हर रेशनल के बाद अगला नंबर इरेशनल आएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि नंबर लाइन पर वो रखा कहाँ होगा। तो इसीलिए आप इसका कोई भी ग्राफ खींचोगे, x के करस्पॉन्डेंस में y दोगे, पता नहीं है x क्या होने वाला है, तो काहे कि आपको y मिलेगा। काहे कि आप बस ये कह सकते हो रेशनल भरूंगा तो जीरो मिलेगा, इरेशनल भरूंगा तो। इसके अलावा आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा। इसीलिए डिरिचलेट फंक्शन का ग्राफ नहीं खींच सकता। कौन सा डिरिचलेट? वो साफ सुथरा नजर आ रहा है। 1 0 1 1 0 1 0 1 0 क्या यही फंक्शन वाले कोई कंटिन्यूटी भी पढ़ लेना ना, वो जब वहाँ आएगा उसकी चर्चा वहाँ होगी। यहाँ कुछ मत पढ़ो इसके बारे में। कंटिन्यूटी के चक्कर में कभी जानते भी नहीं कंटिन्यूटी होता क्या है, पता नहीं। वो कंटिन्यूटी पढ़ा जाता है कि कंटिन्यूटी पढ़ा जाता है, ये भी अब नहीं जानते। जब पढ़ेंगे तो सीखा जाएगा। फिलहाल के लिए भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। लिखा जाए, सुनो लॉजिक लिखना आगे। क्या लिखा गया? द डिरिचलेट फंक्शन डिफाइंड एज fx is equal to 0 when x belong to q and 1 when x belong to q complement cannot be graphed since, क्योंकि देखो since there exist infinite number of rational as well as irrational between any two real number लिखा गया है the Dirichlet function defined by this cannot be graphed since there exist infinite number of rational as well as irrational between any two real number।
किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि x के अगले बाद का पॉइंट कौन होगा, जस्ट बाद का पॉइंट कौन होगा, और तब आप ग्राफ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इनपुट देने पर आउटपुट का बात पता होना चाहिए। तो आपको अच्छा यहाँ कौन नहीं पता चल रहा, इनपुट या आउटपुट? इनपुट नहीं मिल रहा, इनपुट में आप क्या भरोगे आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे, बस आपको पता है जीरो के बाद का भरोगे, सिर्फ इतना ही पता है। हेडिंग डाल देना मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल। अब फिर थोड़ी देर थ्योरी चलेगी, न्यूमेरिकल का एक पार्ट खत्म हुआ है, ठीक कह सकते हो। अब तक जितना पढ़ा गया उसके बेस पर ये सारी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब हम लोग फिर कुछ और चीज़ें पढ़ने चल रहे हैं। डोमेन को निकालने में आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं इनइक्वालिटी को हम लोग टूल या सामान कहते हैं, जिनकी मदद से हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग डाल देना मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल में सबसे पहला है लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के नियम, ठीक, बारी बारी वन बाय वन लिखते जाएंगे। सबसे पहला इनइक्वालिटी का सबसे पहला नियम, for any a comma b belong to the real number set R, for a comma b belong to the real number set R, मतलब आप रियल की दुनिया से कोई भी दो मेंबर उठा लीजिए और वो एक शर्त फॉलो करते हैं, if a greater than b, a बड़ा है किससे, b से, तो this implies that, हम लिख लें उसके बाद this implies that, इसका मतलब ये हुआ a plus x confirmly greater than b plus x for all small x belong to the real number set। अगर आप कोई भी दो रियल नंबर a और b उठा लीजिए, ठीक, और उसके बाद एक शर्त लग जाए कि a ग्रेटर देन कितना है b, यानी a हमेशा b से बड़ा बना रहे, तो आप कोई भी रियल नंबर दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, a plus x हमेशा b plus x से बड़ा बना रहे। a ग्रेटर देन b पर किसी रियल नंबर का एडिशन कोई इफेक्ट नहीं डालता, इनइक्वालिटी एज इट इज पहले की तरह बरकरार है। एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, कोई भी दो रियल नंबर चुनो, कोई भी ले लिया, इसको क्या नाम दें, b, इसको क्लियर है। अब की गौर करना, अगर पॉजिटिव ऐड करो, पॉजिटिव मतलब आप ना अपने पास से रुपया उनको दे रहे थे, इनको 10 रुपया दोगे, 9 रुपया ऑलरेडी इनकी जेब में था, 10 आपने दे दिया, 19 रुपया इनकी जेब में आ गया। ये बेचारे 1 रुपया नहीं रखे थे, जो 8 रुपया दिख भी रहा है ना वो कर्जे का -8, तो आप 10 दोगे तो पहले अपनी 8 उधारी चुकाएंगे, इनके पास बचा कितना, 2 रुपया। आज भी अमीर कौन है, अमीर आज भी अमीर है, गरीब आज भी है, का संविधान बन गया है। a plus x is greater than b plus x, क्योंकि आपने दोनों को एक बराबर दिया। यहाँ पर अगर आप दोनों को एक बराबर ना दो ना तो व्यवस्था पलट सकती, एक बराबर ना दो बस खाली, उसको 50 रुपया थमा दो और इनको 2000 रुपया थमा दो, इनको 50 थमा दो, तो 50,000 आपने दिया, 9 रुपया और इनका अपना 50,000 9, ये इनके जिम्मे, इनको आपने कितना थमाया, 20,000, वही 8 रुपया कर्जा निकाल दो, बाकी सब इनका है। अमीरी छा गई इनके कि नहीं, अब इनकी आँख जाएगी पलट, बाबा का ढाबा सबसे फेमस एग्जांपल इस समय वही चल रहा है। वो अलग बात है कि मतलब वो बेचारे अपनी जितनी उनकी बुद्धि थी वो उस हिसाब से काम किए, उनको 2 चूड़ी कोई कस दिया, वो कस गए अच्छे से, उसके बाद फिर मामला गड़बड़ बनता है, जो भी हो अपने लोग आए इस पर। इसका मतलब अगर a ग्रेटर देन b बना है तो दोनों पर एक बराबर क्वांटिटी ऐड करने पर इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो जैसी पहले थी वैसी आज भी बनी होगी। सबसे पहला नियम
अच्छा अगर मैं प्रूफ करो, प्रूफ कर लोगे? अगर मैं प्रूफ करो तो प्रूफ कर लो। अगला लिखना, इफ ए लेस देन बी, अगर ए छोटा है किससे? बी से, देन फिर वही बात, a plus x confirmly less than b plus x for all small x belong to the real number set कैपिटल। अगर a b से छोटा है तो आप दोनों में एक बराबर क्वांटिटी को ऐड करोगे, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। आज भी a plus x लेस देन होगा b plus x। इसी इनइक्वालिटी वाले में दूसरा नियम, a greater than b and b greater than c implies that confirmly a is also greater than c। a बड़ा है b से और b ने कहा हम बड़े हैं c से, तो तय बात है सबसे बड़ा कौन है? a और सबसे छोटा कौन? a c। ac का एयर कंडीशनर इज द सबसे छोटा। हिंदी अंग्रेजी मिल सकता है। a is greater than c हो गया। आप तीसरे पे आओ, थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इक्वलिटी में थर्ड बोले, फॉर a comma b belong to the R, और a comma b belong to the real number set capital R and small x belong to the real number, या small x में जाना, इसको ऐसा करो k करो, k belong to the real number set capital R। ए बी दिए गए कोई भी दो रियल नंबर हो और के आप कोई भी एक रियल नंबर चुन लो, तब ऐसे केस में देखना, ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट, गौर से सुनना, सब जानते हो कुछ भारी भरकम काम नहीं है, रियल पढ़ने के बाद ये सारी चीजें हवा हवा, फिर भी चल रहे हैं इनाम से इसको लिखते। सबसे पहली बात, k into a confirmly greater than k into b, लेकिन ये तब होगा when k is greater than c। k पॉजिटिव बना रहे, तो अगर a b से बड़ा है तो दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। k into a greater than k into, दुनिया उसी दिन डिस्टर्ब होती है जिस दिन दुनिया में नेगेटिव लोग आते हैं, उसी दिन डिस्टर्ब होती है। पॉजिटिविटी के साथ कोई भी दुनिया डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके बिहेवियर को बदल देती है। फेमस है, नेगेटिविटी आपके बिहेवियर को बदल देती है। इसीलिए जब किसी सेट का सुप्रीमा खोजा जा रहा होता है, किसी सेट का सुप्रीमा खोजा जा रहा होता है और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और लैम्डा नेगेटिव होता है, तो जो सुप्रीमा है उसकी जगह आप इंटीग्रल नहीं समझ पाए। सुनो, जिस वक्त आप लिखते हो कि कैपिटल ए कोई दिया गया सेट है जिसमें x है, मतलब ये x कुछ भी हो सकता है, सच दैट x बिलोंग टू द कैपिटल S व्हिच इज द सबसेट ऑफ आवर रियल नंबर सेट कैपिटल S, ऐसा किसी ने कह दिया और किसी ने इस पर अब लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इनटू a, तो तैयार कौन होगा? लैम्डा इनटू x सच दैट आज भी x बिलोंग टू द कैपिटल S व्हिच इज द सबसेट ऑफ, लिख दिया गया, कोई दिक्कत या तुम्हारी मर्जी, तुम x बिलोंग टू कैपिटल ए ये है, क्या ही फर्क पड़ता है, x कोई भी रियल नंबर है, एक नहीं कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो लैम्डा x ये निकल करके आया, जहां पर चाहे लिखो इस x को बिलोंग टू s है और चाहे आज लिख दो x बिलोंग टू द कैपिटल, कोई दिक्कत किसी को। अब अगर किसी ने कहा ना कि कैपिटल ए बाउंडेड है, कैपिटल ए बाउंडेड है, तो पक्की बात है लैम्डा ए भी कैसा होगा? बाउंडेड, क्योंकि किसी बाउंडेड सेट में आप पर्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको अनबाउंड नहीं कर सकते, वो बाउंडेड ही रहेगा, क्योंकि आप जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करने का मतलब आप उसकी क्षमताओं को बढ़ा रहे हो, आप उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, क्षमता बढ़ा रहे हो, तब पर भी तुम एक फाइनाइट नंबर से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्षमताएं भी कितनी बढ़ेंगी? फाइनाइट टाइम्स तक। तो अगर a बाउंडेड है तो लैम्डा ए भी कैसा होगा? बाउंडेड। अगर कैपिटल ए का सुप्रीमा एग्जिस्ट करता है तो लैम्डा ए का भी सुप्रीमा आएगा, और लैम्डा ए का जो सुप्रीमा होगा वो ऐसा लिखा जाता है, सुप्रीमा ऑफ आवर सेट लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इनटू, बस आगे आप कुछ नहीं कह सकते। अब आगे लैम्डा कहलवाएगा आपसे। अगर लैम्डा ने कहा हम पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि सुप्रीमा ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इनटू सुप्रीमा ऑफ कितना? कैपिटल।
क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसने कोई नेचर चेंज नहीं किया। लेकिन खुदा न खास्ता लैम्डा ने अपने को कह दिया कि हम नेगेटिव लेकर के आ रहे हैं, तो नेगेटिव लाएगा ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई किस पर होगा, इन्फीमा ऑफ कैपिटल। सब मामला पलट दिया। सुप्रीमा चाहिए लैम्डा ए का, लेकिन मिलेगा किससे, इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए से मिलेगा। कब, जब आपका लैम्डा नेगेटिव बनेगा, अदरवाइज पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिलेगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत, ये बिहेवियर पता चला। चलो, एक तो ये बात हुई, a greater than b implies that k into a greater than k into b if k is positive। अच्छा, अब सुनना, एक और बात सुन, k into a बराबर k into b, k into a को ठीक a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, उसके बावजूद भी आपने इसमें k से मल्टीप्लाई किया जहां k कोई रियल नंबर है, तो k into a और k into b आपस में कैसे हो गए, बराबर। ये दुनिया में पाप का धड़ा सिर्फ उसी दिन फूटेगा जिस दिन के बराबर, इसके अलावा आप कभी जीरो के अलावा कभी। दुनिया आपके अंदर में उथल पुथल देखेगी, यानी k इंटू ए लेस देन होगा k इंटू बी के, जिस दिन k इज लेस देन कितना, दुनिया आपके उछल देखती ही तब है जब आपके बगल में नेगेटिव वाला बैठा होता है। तुम बस में बैठे हो ना, तुमको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। दो दोस्त बैठे हुए हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ना, कोई नहीं देख रहा। बगल वाला क्या करे, ज्यादा कुछ ना करे, नहीं और कुछ नहीं, ऐसे कान में उंगली डाले और उसके बाद ऊपर मुंह करके थूकना चालू करे। पूरी दुनिया आपको देखेगी, और किस निगाह से, बड़े गंदे लड़के हैं यार, मतलब इधर बैठ करके हर जगह थूक रहे, पीठ भी दे तो ताजुब नहीं। तो उस दिन आपके साथ नेगेटिविटी आ गई है, दुनिया आपको तभी देखती है। इधर में कोई दिक्कत, ठीक एग्जाम्पल से सोच सकते हो। अब इनके लिए, जैसे जिनको अगर दिक्कत, खुदा न खास्ता हमने ले लिया a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 लिया, ठीक, या b इज इक्वल टू 4 कर दो। अभी बोलो क्या a बड़ा है b से कि नहीं बड़ा, कंफर्म है। अब एक नंबर चुनो जो कि नेगेटिव है, -10 लिया, इसको -10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -50, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, -10 -14, पलट गया। आज की तारीख में a ग्रेटर देन b है, लेकिन -10 से मल्टीप्लाई होते ही सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, -8 कन्फर्मली ग्रेटर देन -10, सही है। 2 से मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव से, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आएगा, 16, -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या इनइक्वालिटी पलट गई कि नहीं। ये तो ये 3 रूल आए, a और b दुनिया के कोई भी 2 रियल नंबर हो और k कोई एक चुना गया रियल नंबर हो। शर्त लगी अगर a ग्रेटर देन b है तो आपको कुल 3 बातें मिल सकती हैं। a ग्रेटर देन b पर k इंटू a ग्रेटर देन k इंटू b हो सकता है, k इंटू a k इंटू b बराबर हो सकता है, k इंटू a लेस देन हो सकता है k इंटू b से, और सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, k के ऊपर। सारा दारोमदार k का, k 0 होगा तो बराबर होंगे, पॉजिटिव होगा इनइक्वालिटी सेफ बची रहेगी, नेगेटिव होगा पूरी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया, इसके बाद एक प्रॉब्लम नोट कर लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। प्रॉब्लम लिखना, इफ x इज वेरिएबल, x is variable described as below, described as below, then find
range of variation, range of variation, then find range of variation of 2x plus 3, जहां पर आपको दिया गया है पहला x वेरी फ्रॉम क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 6 तक, दूसरा आपको दिया गया है x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -3 से लेकर के -1। If x is variable described below, then find the range of the variation of 2x plus 3। x इस तरीके का है कि क्लोज इंटरवल 2 से 6 में है, पहली बात। दूसरा x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से -3। दोनों ही बार के लिए अलग अलग हमको इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है, कहां से कहां तक दौड़ेगा। शुरुआत देखना, पहला लिखते हैं। पहला x को इन्होंने बाउंड कर दिया, x लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। एक्सप्रेशंस क्या है 2x, तो इसका मतलब ये कितना 2x लेस देन आर इक्वल टू 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। लग रहा है ना इसका इस्तेमाल नहीं, लेकिन वास्तविकता में इसी का इस्तेमाल हो रहा है। k से मल्टीप्लाई और यहाँ पर k बराबर कौन है k बराबर 2, वो बचा रह गया, इनइक्वालिटी सेफ बची क्योंकि आपका k पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, आपकी सुनना, लेकिन हमको 2x नहीं चाहिए, 2x में 3 ऐड करना है। आपकी कौन सा पहली इनइक्वालिटी इस्तेमाल किया a ग्रेटर देन b, देन a प्लस x ग्रेटर देन b प्लस x, उसका इस्तेमाल करो। तो 2x प्लस 3 सब पर एक बराबर ऐड करो, लेस देन आर इक्वल टू 12 3 लिख दे 4 3। इसका मतलब तय हो गया है 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 12 3 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 3 7। यानी 2x प्लस 3 की जो रेंज है वो 7 से लेकर के 15 तक है। ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 7 से लेकर के 15। फटाफट दूसरे का कैलकुलेट करो। दूसरे में है सेकंड x कन्फर्मली लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन -3। दो पॉजिटिव नंबर है, आप उससे मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -6। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब पर। अब पूरे में 3 को ऐड करो, जब पूरे में 3 को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3 लेस देन -2 में 3 ऐड करो 1, -6 में 3 ऐड करो -3, यानी तय हो गया है 2x प्लस 3 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -3 से लेकर के +1। हाँ क्लोज टाइम इक्वलिटी है ये नहीं कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज। जितना काम कहा है ओपन में करने की कहा है, तो ओपन इंटरवल लास्ट में छोड़ेगा भी ओपन। अच्छा, कोई ये बता सकता है सबसे पहले इनपुट पर ये एक्सप्रेशन आपको जवाब क्या देगा? सबसे पहले इनपुट पर सबसे पहला -3 से 1 तक जाने के दौरान सबसे पहले इनपुट पर ये आपको वैल्यू क्या देगा? रुक गए, मेरा दिमाग कहीं चला गया। अब बताओ तुम लोग। नेक्स्ट लिखना प्रॉब्लम में, इफ x is a variable, if x is a variable described as below, described as below, described as below, then find the range, then find the range क्या होगा
पगलाए फाइंड द रेंज ऑफ वेरिएशन find the range of variation of 4 minus 3x पहला x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के 5 तक। दूसरा x बिलोंग करेगा -2 से लेकर के ओपन इंटरवल ओपन -2 से लेकर के 3 ओपन। चलो शुरुआत देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला काम x किसके बीच में बधा है वो देखना। x लेस देन आर इक्वल टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए -3x चाहिए। तो पहले पूरे पर अच्छा एक काम करो -3 का सीधे मल्टीप्लाई करो। -3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 3 3 का 9 लो -3 का यहाँ -3 का मल्टीप्लाई करोगे अभी सही है। इनइक्वालिटी तुरंत चेंज माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा 3 बचे 15 -2। लेकिन हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए 4 - 3 तो सब पर 4 को क्या कर दें ऐड कर दें। कंफ्यूज हुई क्या डिवाइड लगा बच्ची नहीं पता चलेगा सब चला जाएगा। 4 ऐड करो पूरे पर तो 4 - 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 - 3x सब पर 4 ऐड कर दो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 - 3। बोलो कितना कितना आएगा -5। अगला बोलो अगला -11। तो रेंज क्या मिली रेंज -5 से -11 रेंज रेंज -5 से -11 रेंज -5 से -11 उल्टा चलना है, बढ़ते हुए क्रम में इंटरवल लिखा जाता है। सो x बिलोंग टू द सॉरी x नहीं 4 - 3x 4 - 3x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -11 से लेकर के -5 क्लोज। दूसरा फटाफट कैलकुलेट करो, दूसरा तुम लोग कैलकुलेट करो। इफ जैसे लिख रहे हैं इस तरीके से लिखना इफ a1 ग्रेटर देन b1 a2 greater than b2 up to so on an greater than bn this implies that लेफ्ट का लेफ्ट ऐड कर दो राइट का राइट इनइक्वालिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। देन a1 plus a2 plus up to so on plus an is confirmably greater than b1 plus b2 plus up to so on plus bn। सिंपली दिखाएं जैसे किसी ने कहा 2 greater than 1 फिर किसी ने कहा 3 greater than 2 अगला किसी ने कहा 4 greater than 3 फिर अगला हो गया 5 greater than 4। बस ऐड कर लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट। इधर वाले लोग हमेशा बड़े हैं और इधर वाले लोग हमेशा छोटे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जिस दिन सबको जोड़ दोगे लेफ्ट वाला बड़ा ही बैठेगा राइट वाला छोटा बैठेगा। यानी 5 4 9 9 1 10 3 13 1 14 4 3 7 7 3 कंफर्म। कोई दिक्कत इसमें ये नोट कर लो। a1 greater than b1 a2 greater than b2 so on इस तरीके से an greater than bn है तो लेफ्ट साइड का पूरा ऐड कर दो राइट साइड का ऐड कर दो इनइक्वालिटी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। a1 plus a2 plus a3 plus an greater than b1 plus b2 plus b3 plus bn so on। पांचवें पर फिफ्थ पर इसमें लिखना if a1 greater than b1 if a1 greater than b1 a2 greater than b2
इस तरीके से चलते हुए लास्ट में आपको मिलता है ए एन ग्रेटर देन बी एन, ठीक, एंड और इसके साथ ही साथ ईच बी आई इज कन्फर्मली ग्रेटर देन जीरो, ईच बी आई कन्फर्मली ग्रेटर देन जीरो। फिर आ गए हम ऊपर की बातें एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई। ये जो बात अब लिखी जा रही है ये बात मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाएगी, इसलिए ये शर्त इन्वॉल्व है। हम बताते हैं क्यों इन्वॉल्व किया गया। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है, यहाँ लिख रहे हैं A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू सो ऑन इंटू AN कन्फर्मली ग्रेटर देन B1 इंटू B2 इंटू B3 सो ऑन इंटू BN। ये और दिमाग दौड़ाओ, BI ग्रेटर देन जीरो, ये शर्त क्यों लगाई गई? ये कहा गया A1 बड़ा है B1 से, A2 बड़ा है B2 से, AN बड़ा है BN से। क्लियर हुआ? और उसके बाद शर्त ये थोपी जितने यहाँ पर BI सजे हैं सबके सब पॉजिटिव हों। तो ऐसे केस में लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन, राइट का राइट में मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। BI को पॉजिटिव करने के लिए ये शर्त क्यों लगाई गई? BI मतलब मान लिया सब पर्टिकुलर इसमें कोई जीरो ले लेंगे तो हम पढ़ रहे हैं जीरो जब आप इसमें क्या ले सकते हैं और जीरो को बताना है, फिर कंडीशन ये जीरो को सैटिस्फाई है ना, जीरो नॉन जीरो दोनों की मतलब ये सैटिस्फाई करेगा। अगर नहीं डालेंगे तो मान लिया है कि सिर्फ जीरो के लिए अगर डालेंगे और लोग अभी जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जहाँ स्ट्राइक करना चाहिए वहाँ कोई स्ट्राइक नहीं किया। जो इसका मेन मोटिव था ये बात कहने का, उधर स्ट्राइक करो। BI ग्रेटर देन जीरो वाली शर्त क्यों आई? बातें तुम्हारे दिमाग में खुद ही स्ट्राइक करनी चाहिए कि BI की शर्त क्यों लिखी गई, अदरवाइज बस लिखी लिखाई बात रटो। BI को डिलीट मान करके ना कंडीशंस देखना क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है अगर आप BI ग्रेटर देन जीरो हटा देते। एक्चुअली फंडामेंटल बात यह है कि अगर आपने BI ग्रेटर देन जीरो किया ना तो आपने तय कर दिया सारे AI पॉजिटिव, पहले तय कर दिया। इसका मतलब अब तैयार कैसे हुआ इधर देखना, पॉजिटिव 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 ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसका फिगर एक्चुअल में ये जो इन्होंने ऐसा कहा ना वो वास्तविकता में अगर सेम कंडीशन पर देखो ना तो ये लिखा गया, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो लेफ्ट वाले सारे पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर लो, राइट वाले सारे पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वलिटी को प्रिजर्व करके रखो। इनमें कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है। लेकिन आपकी गौर करना, एक पॉजिटिव को अब हम इस शब्द को डिलीट कर दिए, BI ग्रेटर देन जीरो डिलीट कर दिए, तो मेरे दिमाग में चल रहा है इधर क्या भर दें जीरो, और उधर सारे पॉजिटिव चढ़ा करके रखो, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी। इनइक्वालिटी प्रिजर्व, इधर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव कंफर्म है जीरो से, और इधर मल्टीप्लाई करने पर बड़े रहेंगे। अभी आज इक्वलिटी प्रिजर्व है। अब धीमे से, अरे नहीं ये नहीं, ये कर दिया, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जीरो, उधर का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जीरो। BI ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन को डिलीट करते हुए एक पॉसिबिलिटी ये भी चढ़ गई कि नहीं कि इक्वलिटी खत्म, उसकी जगह कौन आ गया, इक्वलिटी आ गया। क्लियर है? अगली बात सुनो, सुनो, अब की बार हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम इधर भर रहे हैं पॉजिटिव, ठीक, इधर भर दिया हमने नेगेटिव हुआ। अच्छा सुनो, इधर भी भर दिया नेगेटिव, इधर भी भर दिया नेगेटिव, इधर भी भर दिया नेगेटिव। अरे मुद्दे की बात सुना, अब हुआ क्या,
पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई किया, ये कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? ये कौन तैयार होगा? और अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बड़ा कि ये बड़ा, अब नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अब अगर कहीं खुदा ना खास्ता ना किसी ने, देखो इसको किसी ने भरा 2, नीचे वाले को भरा 2, फिर इसको भरा 2 और इसको भरा 2, सब बराबर बराबर भर दिए। अब इधर देखना, -10 ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -10 ग्रेटर देन -1 हुआ। इनका मल्टीप्लाई कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इधर वाले में चढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ कितना? 16, और इधर यहीं 10 बच्चे 50, ऐसे ही चढ़ गया। इनका तो बाद में 12 न्यारा होगा, 50 दाम में 500। क्या तय कर पाए? ये कंडीशन चढ़ते जब आप तय नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है बच जाए, ऐसा भी हो सकता है। अरे इधर बड़ा बड़ा भर दो, इधर 10 20 50 100 भर दो, और इधर वाले में नेगेटिव वाले छोटे छोटे नेगेटिव -2 -3 -4 -5। आपकी बात इनइक्वालिटी प्रिजर्व हो गई। यानी इस एक शर्त को डिलीट करते हुए आप उस जमीन पर खड़े हो जाओगे जो हद दर्जे की दलदली जमीन है। आप कहाँ डूबोगे, कहाँ बचोगे, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते वेरिएबल की दुनिया में। जब वेरिएबल चढ़ेगा, अरे कांस्टेंट दिया तब तो आप तुरंत डिसाइड कर दोगे। 4 कांस्टेंट इधर भरा, 4 इधर भरा, आप मल्टीप्लाई करके पता करेंगे। इसीलिए आपको बचाने के लिए पॉजिटिव आदमी हमेशा आपको बचाता है। तो कहा जाता है ना कि ऐसी शर्त बना दो कि इनइक्वालिटी डिस्टर्ब होने ना पाए, और वो शर्त एक दिन बनती है, आप सिर्फ BI को क्या कर दो? पॉजिटिव। और सोचो ये शर्त BI पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि शुरू ही हुआ है A1 ग्रेटर देन B1, A2 ग्रेटर देन B2, AN ग्रेटर देन BN। इनके पॉजिटिव होते ही ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गए पॉजिटिव। इन पर शर्त लगाओ जरा, हम उल्टा बोल रहे हैं। अगर हम ये कह दें each AI ग्रेटर देन 0, क्या अब हम फिर कोई बात ऐसी कह पाएंगे? each AI ग्रेटर देन 0, क्या हम अब कोई बात कह पाएंगे जिसमें इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहे? फिर हम दलदली जगह पर खड़े हुए, क्योंकि अब अपने को फिर नहीं पता। आप इधर लार्जेस्ट नेगेटिव चढ़ाते जाओ ना, -15 -20 -50, और इधर वाले को खाली पॉजिटिव रखो, इनइक्वालिटी चट से पलट जाएगी। कब? जैसे ही इनकी संख्या क्या बैठेगी, तुरंत इनइक्वालिटी, और ऑड बैठेगी तो बची रहेगी इनइक्वालिटी। तो डिसाइड आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना हम वो रिजल्ट लिख रहे हैं जो रिजल्ट एकदम क्लियर कट सामने नजर आते हैं, हाँ ये तो होगा। BI को पॉजिटिव करते ही सारे के सारे AI पॉजिटिव हो गए, क्योंकि AI ग्रेटर देन कितना लिख रहे हैं? BI लिख रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? इसीलिए BI ग्रेटर देन 0 लिखना कंपलसरी। आप उसको डिलीट कर दोगे तो आप कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट तैयार नहीं कर सकते। सब अलग अलग किस्से। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? ईमानदारी से बोल सकते हैं कितने लोग? एकता ये बात पल्ले पड़ी? प्रीति, कोई? कृष्णा ये बात समझ आई? चले आगे फिर इसको BI कर देना। each BI greater than 0 implies that ये सामने वाली चीजें मौजूद हैं। अब तो ये तक सोचना है ना, जो शर्त लगाई गई है उस शर्त को हटा देंगे तो डिलेट क्या आएगा। मेन चीज अब ये सोचनी है, क्योंकि रियल आपको मौका नहीं देगा। रियल में आप एक गलती करोगे, ऐसा एक भी शर्त नहीं लगाए ना, सारा तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये आदत यहीं से डालनी पड़ेगी। 5वें की बात आओ 6ठे पर चलते हैं। AI का पॉजिटिव होना, सुनो, AI का पॉजिटिव होना मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे कितना क्या निकल करके आएगा उसकी गारंटी नहीं देता। लेकिन BI के पॉजिटिव होते हुए मल्टीप्लिकेशन क्या असर डालेगा इनइक्वालिटी पर, वो तुरंत पता चलता है कि वो कोई असर नहीं डालेगा। जबकि अगर आपकी शर्तें AI की तरफ झुक गई ना, कि आपने शर्त AI पर लगा दिया, A1 A2 AN पर लगा दिया, तो आप अपनी इनइक्वालिटी को ही नहीं बचा पाओगे। आपकी इनइक्वालिटी बच भी सकती है, खत्म भी हो सकती है, इक्वालिटी भी चेंज हो सकती है। तीनों पॉसिबिलिटीज किसको, किस चीज को? BI ग्रेटर देन 0 वाले को। काहे नहीं? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल दो, बताएं।
वही है। अरे सुनो 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 सुनो, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है? कोई भी उठाओ, एक एग्जांपल दिमाग में चल रहा है कोई, बताओ। वन हाँ, 4 बार 1, अब कितना? 3 ही बार ले लिए। चलो अब बी कितना रखें? कितना? ऊपर वाला 2 कर दें। चलो ग्रेटर देन 1 -3 ग्रेटर देन -4। अब 2 1 2 हाँ 2 × 1 × 1 और 4 तिहाई 12। अरे भाई पलट गया, पलट गया। हाँ अब सबके लिए होना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। शुभम शुभम शुभम, इधर 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 इधर। तुम्हारी गलतियां सुनो, क्या तुम्हारी गलतियां क्या है? यही तो कहा गया कि जब आप bi ग्रेटर देन 0 नहीं लगाते हो, जब नहीं लगाते तो आप इनइक्वालिटी को प्रिजर्व नहीं कर पाओगे। यही चीजें तो कही जा रही है। जब आप bi पर शर्तें नहीं लगाओगे तो आपकी इनइक्वालिटी बच भी सकती है, जा भी सकती है। इसीलिए बचाने के लिए bi पर शर्त लगा दिया कि भैया हर bi ग्रेटर देन, किस पर? नीचे वाला क्या करें? क्या ये +4 क्या होता है? हाँ तुम सोच लो, इत्मीनान से सोच लो, ये कभी फेल होने वाला नहीं है। इत्मीनान से सोचो, टाइम ले हाँ सुनो, इन जनरल तब क्या लिखोगे ना, कुछ भी पॉसिबल है, तब तुमको ये लिखना पड़ेगा। सुनो जनरल, जनरल बात सुनो, इधर देखो, इधर जनरल बात। A1 ग्रेटर देन B1, A2 ग्रेटर देन B2 अप टू सो ऑन AN ग्रेटर देन BN implies that, अरे सुनो, पॉजिटिव लोगे तुम्हारी इक्वलिटी कभी फेल नहीं होगी। बी को नेगेटिव लोगे तब तो फेल हो ही जाएगा। काहे नहीं होगी? रुको रुको रुको, अरे सुनो, ये हमारा धैर्य रखो, धैर्य रखो ना, बता रहे हैं ये सारी बातें ना धैर्य से समझ में आएंगी, क्योंकि वो जहाँ फंसे हुए हैं उनको उस दलदल से खींचना है। दलदली जमीन है, पहले ही बोले, इसीलिए बोलो एग्जाम्पल बोलो। कितना? 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन -1, 2 ग्रेटर देन 1। कौन सा? बी नेगेटिव हो गया, कर रहा है। दोस्तों रुको रुको, अरे रुको, यहाँ पर तुमने B2 को क्या किया? B2 को लेस देन 0 कर दिया, लेस देन 0 किया। अभी भी तुम्हारी इनइक्वालिटी जो है वो प्रिजर्व है, बची हुई है। अब की बात सोचो, दूसरा एग्जांपल अभी बची हुई है किसमें? हाँ लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें डिस्टर्ब भी होगी, और हमको क्या लिखना है? प्रिजर्व करना लिखना है। तो इन जनरल कब कब प्रिजर्व करेगी, उसकी बस एक शर्त है, आप सारे bi पॉजिटिव बैठा दो, कभी आपकी इनइक्वालिटी प्रिजर्व से हटेगी ही नहीं, वो हमेशा प्रिजर्व रहेगी। और जब जब आप b पर कंडीशन नहीं डालोगे तब तब वो डिस्टर्ब होगी। तो हम इनइक्वालिटी को बचाना चाहते हैं। जैसे हमने ये लिखा, आप गौर करना, बिना शर्त की बात कर रहे हैं, ये लिखा, तो इसका मतलब अब हम 3 में से कोई भी एक बात लिख सकते हैं। पहली बात सुना, ऐसा भी हो सकता है कि A1 × A2 so on into AN ये बची रह जाए इक्वलिटी ग्रेटर देन B1 × B2 so on into कितना? BN। और अथवा ऐसे लिखा जाएगा, और A1 × A2 × so on AN is equal to B1 × B2 × so on कितना? BN। और अथवा फिर भटक गए, A1 × A2 so on into AN is less than B1 × B2 × so on BN। ये 3 में से कुछ भी सही हो सकता है। ये लिखोगे जनरल। अगर
अगर किसी ने बी पर शर्त नहीं लगाई ना तो उसको इन जनरल बातें ये लिखनी पड़ेगी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, कुछ भी। लेकिन कंफर्मेशन देना है, कंफर्मेशन भी किसकी तरफ से मिलेगा? बी की तरफ से। ए की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलने वाला। ए पर कोई भी शर्त लगा तो फिर यही तीन बातें होंगी, लेकिन बी पर शर्त लगाते ही बी कहता है अब कुछ नहीं होगा, अब जो हम कहेंगे वो होगा। और ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, राइट हैंड साइड के सारे लोगों को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वलिटी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, बची हुई। इसको कहते हैं इक्वलिटी को प्रिजर्व करना। तो इक्वलिटी को प्रिजर्व करने के लिए बी पर कंडीशन डाली गई है, बी आई ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन बी पर ना डालो, आप कुछ नहीं बोल सकते क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तीनों बातें हो सकती है। तो और करके अथवा करके ना इन जनरल ये लिख सकते हो, और लेकिन बाद में तुमको बताना पड़ेगा। इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बी आई, जिस दिन बी आई पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा उस दिन आप भटक जाओगे। जिस दिन बी आई पर रिस्ट्रिक्शंस होगा आप नाक की सीध में जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी क्लियर हुआ? तो वो जो अभी पलट गई थी इक्वलिटी, वो तुम बी को नेगेटिव डाल दिया, इसलिए पलटी। कोई दिक्कत इधर किसी को नहीं? क्लियर हो गया? किस पे? हाँ हाँ, नहीं, आज कोई किसी पर नहीं डिपेंड। आज तो आपने 2 रैंडमली नंबर उठा लिए, 5 ग्रेटर देन 4 रैंडम नंबर आपने उठाए हैं, 10 इज ग्रेटर देन 8 रैंडम नंबर उठाए हैं। आपके दिमाग में बस एक बात चल रही है, बस केवल एक बात, हम वो बात लिख सके जो बात दुनिया की कोई ताकत ना कर पाए। तो ये बात आप कब लिखोगे? जब आप सारे बी आई पर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दो, तुम में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तुम में से कोई भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो ए वाला तुरंत कहेगा अरे हमारी हैसियत बी वाले से बड़ी है, जब ये जीरो नहीं होने पाएंगे तो क्या हम जीरो होने पाएंगे? हम भी बने रहेंगे। तो एक तरफ पॉजिटिव की दुनिया सज गई, और ये जो पॉजिटिव की दुनिया सजी, इन्होंने दूसरी तरफ सजी हुई पॉजिटिव की दुनिया से अपने को बड़ा रखा। तो जिस दिन इन लोगों का मल्टीप्लाई करके एक झुंड बनेगा ना, वो उधर के मल्टीप्लाई करने वाले झुंड से हमेशा ताकतवर ही बनेगा। लेकिन दुनिया में जिस दिन नेगेटिविटी आती है ना, जिस दिन दुनिया में नेगेटिविटी आती है उस दिन दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। हो भी सकता है बचे, हो भी सकता है चली जाए। और दुनिया में जिस दिन एंट्री पा जाता है कौन? जीरो। ये ब्रह्मा है, ये सब को तहस नहस करेगा। आप इसको कह सकते हो मैं संहारक हूँ पूरी तरीके से, एक तरफ सब बराबर, हर एक इक्वलिटी खत्म होगी। अभी क्लियर हुआ? इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस बी आई पर, ए आई पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ए आई पर रिस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है बी की वजह से। जनरली लिखना चाहो इसको लिख सकते हो और करके, अथवा सामने वाली बात और करके लिख देना। इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बी आई, और करके लिखना इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बी आई, इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बी आई, देन इनमें से कुछ भी। और डोमेन निकालने के लिए ना आपको श्योरिटी चाहिए। डोमेन निकालने के लिए ये जो लिखे जाते हैं ये टूल है डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन निकालने के लिए आपको श्योरिटी चाहिए। आप अनसर्टेनिटी पर डोमेन निकालोगे तो आप बुरे तरीके से लिख सकते। सुनो जरा, डोमेन निकालने के चक्कर में दिमाग दौड़ाना। कैसे क्यों कहा जाता है कि डोमेन निकालते वक्त आपको श्योरिटी चाहिए? लॉग, ध्यान देना, x² + x + 2, ठीक, ये किया, बेस में x भर दिया और कर दिया ग्रेटर देन 2, ये लिखा और कहा फाइंड आउट द डोमेन। अब सोचो अब आप फंसे हो इसमें। क्या आपको बेस पता? नहीं पता ना। जब आपको बेस नहीं पता तो आपको ये नहीं पता है कि इनको इधर लेकर के जाएंगे तो इक्वलिटी पलटेगी या बचेगी। क्लियर हुआ? अगर 1 से बड़ा होगा, अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो इक्वलिटी बची रहेगी। अगर 1 से कम होगा इक्वलिटी, और अगर 1 से कम में नेगेटिव हो गया तो 1 से कम में नेगेटिव हो गया तो आप डिफाइंड ही नहीं होगा। बेस नेगेटिव कहाँ लेते हैं? बेस 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा। बेस 1 होगा, क्या बेस कभी 1 हो सकता है? उधर भी रोक लगेगी। तो नीचे ये वेरिएबल भरते ही ना खोपड़े में भयानक दर्द उठना चालू होगा कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हो, तब आपको सब लिखना पड़ेगा। और अगर आपने इसी x को बोल दिया x इज कन्फर्मली ग्रेटर देन 10, अब तो तय हो गया। अब तो बस एक काम करना है। अरे देखो अब तो सीधा सीधा सजा बैठा है। x को इसने क्या कहा? 10 से बड़ा,
ये चीज वेल डिफाइंड कब होगी? जब अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0। क्या अंदर वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव। अरे डी निकालो ना, b स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट से मिलता है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसने क्या कहा कि मेरा डोमेन कौन? इसका डोमेन R। ये उधर भगाते, ये 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा होता तो इक्वलिटी बची रहती। इसका मतलब आप करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन x टू दी पावर 2 x स्क्वायर लिखते, उड़ गया। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन माइनस 2, x ग्रेटर देन माइनस 2। अब तो क्लियर हुआ इसमें कि जब जब नीचे वाले पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी जाएगी आप हर बार ठीक हो, हर बार। लेकिन अगर इस पर एक बार रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई तो आपको ठिठकना नहीं, आप कैलकुलेट करते हुए चले जाओगे। अब तुमको अगली बात ये चक्कर नहीं है, x ग्रेटर देन माइनस 2 पर, x ग्रेटर देन माइनस 2 पर क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या छोड़ सकते हो। बेस को उसने पहले ही 10 से बड़ा कहा था, बेस का मतलब x को उसने पहले ही 10 से बड़ा कहा था। वहां से क्या निकलता है? x ग्रेटर देन माइनस 2। एक कहता है 10 से बड़ा, दूसरा कहता है माइनस 2 से बड़ा। किसका माना जाए? 10 का, क्योंकि दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। इसका मतलब अभी आज की तारीख में x बिलोंग टू, फिलहाल जो भी नजर आ रहा है, क्लियर हुआ? अपने को इसकी चर्चा नहीं करनी, अपने को बेसिकली केवल इस बात की चर्चा करनी है कि रेस्ट्रिक्शंस बीआई पर जो लगे हुए हैं वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आप इनइक्वालिटी को बचाना चाहते हैं। अगर आपको इनइक्वालिटी को ना बचाना हो, आपको इधर उधर डोलना हो, तो आप बी पर से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। ए पर आप लाख दर्जे का रेस्ट्रिक्शंस लगा लो, आप इनइक्वालिटी बचा नहीं सकते। ए पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, क्योंकि बी आजाद है। बी कौन है? ए से छोटा। वो ए से छोटा और गिरने को तैयार है। जब वो और गिरने को तैयार है, इसका मतलब वो इनइक्वालिटी को बिगाड़ने को तैयार है। जब कोई आदमी इसी पर आ जाए ना कि हम हद दर्जे गिर करके हरकत करेंगे तुमको बदनाम करने के लिए, तो बिल्कुल वो कुछ भी आजाद है, कुछ भी कर सकता है। तो आपकी इनइक्वालिटी बच भी सकती है और नहीं। इसीलिए सारा दारोमदार किसके ऊपर थोपा गया है? इतनी देर के गीता दोहन से 2-4 बात समझ में आई। चले आगे। आमतौर पे ये बातें बस ऐसे लिख दी जाती हैं और याद कर ली जाती है। इनइक्वालिटी हरदम याद नहीं रहती, आप थोड़े थोड़े रूल से उसको चल देते हो करके। लेकिन इनइक्वालिटी लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा था? चौथा था, पांचवा था? ये पांचवा था। चौथा सम वाला था क्या? सारे एडिशन वाले। ठीक, तुरंत एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इट इज गिवन दैट, बहुत आसान है। इट इज गिवन दैट xk is greater than or equal to k for all k belong to the natural number set n. For all k belong to the natural number set capital N. Then show that पहली बात लोग कह रहे हैं आप नेचुरल की दुनिया से कोई भी के उठा लो, नेचुरल की दुनिया से कोई भी नंबर के उठा लो, एक्स के ग्रेटर देन और इक्वल टू के बना रखा। जैसे आपने नेचुरल की दुनिया से 5 उठाया तो x5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 6 उठाया x6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा। आपने 15 उठाया x15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। देन शो दैट, अब आप दिखाइए कि x1 plus x2 plus so on plus xn it is conformably greater than or equal to n into n plus 1 upon 2। दूसरी बात,
दूसरे में करें x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन इंटू xn दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू फैक्टोरियल n। तीसरी बात x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस nxn कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू n plus 1 2n plus 1 n plus 1 2n plus 1 whole divided by 6। बहुत आसान लेकर काम चला कैलकुलेट कर दे फटाफट है ना। सॉल्यूशन में पहला नोट कर लो तो शुरुआत है। चलो सबसे पहला बताते हैं। अच्छा जो ऊपर शर्त दी गई है इस शर्त को मानो जरा, k की वैल्यू n तक दौड़ाओ, k बराबर 1 लो तो x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, k बराबर 2 भरो, x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 3 भरोगे तो x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इस तरीके से चलते चलते लास्ट में xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये तो सारे bi पॉजिटिव है, इधर 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 सारे bi पॉजिटिव है, b1 b2 b3 so on bn सब पॉजिटिव। और अभी भी तो इक्वलिटी लिखे हैं, इधर वाला पॉजिटिव उधर ऑटोमेटिकली क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट का लेफ्ट ऐड करो राइट का राइट, यानी दिस इंप्लाइज दैट x1 plus x2 plus so on plus xn confirmly greater than or equal to 1 plus 2 plus 3 plus up to so on plus n। और n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ n plus 1 by 2, यानी तय हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x1 plus x2 plus up to so on plus xn is greater than or equal to n into n plus 1 upon पहला रिजल्ट। यदि कंफ्यूज उधर वाला केवल वो कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हो जाए दूसरे की शुरुआत करें। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी तो कुछ लिखा गया था, जहां bi ग्रेटर देन 0 वाली चर्चा हुई तो मल्टीप्लिकेशन करना, तो यहीं पर दूसरा देखना सेकंड, लेफ्ट का लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दो, राइट का राइट मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। अच्छा अगर हम ऐसा भी है देखना, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर xn -1 xn -2 n में से कम होते जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब चलते चलते x3 x2 x1, क्या ये x1 x2 x3 xn लिखा गया है कि नहीं? गुड़े में तो कोई ऑर्डर होता नहीं, चाहे जिधर का म्यूट करा दो नंबर की दुनिया में। दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या लिखा जाएगा n -1 n -2 से चलते चलते 3 into 2 into 1, क्या ये फैक्टोरियल n है कि नहीं होगा? तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल यानी तय हो गया। अब इसको सीधा लिख देना x1 x2 x3 xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? तीसरा है, तीसरा सुनो, तीसरा ना वही ऊपर सुधार करेंगे बस। तीसरा x1 अकेला है तो x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये कौन है 2x2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 2 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दे तो n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ दो, राइट का राइट, बोलो कितना है? ये आया आपके पास, देखना x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस nxn
and finally greater than or equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square. प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम, the sum of first n natural numbers square, n plus 1 सामने है, यही जवाब इसका implies that x1 plus 2x2 plus so on plus nxn greater than or equal to n plus 1 2n plus 1 divided by 6. बाकी सब समांतर श्रेणी के आधार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आज की कथा कोई नहीं, समाप्त करते हैं, कल से फिर शुरुआत करेंगे। इनको देखो इतने दिन बाद आई करेंगे, हाँ बस इतने दिन के बाद भी करिए। घर बैठ के 2 घंटे के लेक्चर नहीं देखते।